School of Magic Season 2. Title: The Black Devil. वेद। आयशा चौंकी। वह यह देखने के लिए इधर उधर घूमी कि उसे गगन को मारने से किसने रोका था। हालांकि जब उसने अपने पीछे काला चेहरा देखा तो उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। गगन ने अपना सिर उठाया और देखा कि एक आदमी आयशा के पीछे खड़ा है, काले खजाने की तलवार की तरह दृढ़। उसका भाव शून्य चेहरा भयभीत करने वाला गरिमामय था। जब वह खुद ही हम उम्र था तो उसकी ऐसा ऑरा क्यों होगा? सॉरी, मेरी बहन में कुछ शिष्टाचार की कमी है। काले आदमी ने आयशा का हाथ नहीं छोड़ा। गगन से माफी मांगते हुए समय उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। तुम हो वेद? गगन ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। उसने उस लड़की की ओर देखा जिसने अविश्वास से उसके चेहरे पर 2 थप्पड़ मारे थे और कहा था, वह तुम्हारी बहन है? भाई मैं। आयशा ने अपना छोटा राक्षसी स्वभाव पूरी तरह से वापस ले लिया, जैसे कि उसने अभी अभी अपने सख्त पिता को देखा हो। वह इतनी आज्ञाकारी थी कि जैसे सबक सिखाए जा रहे एक छोटे बिल्ली के बच्चे की तरह। आयशा ने सिर हिलाया और धीरे से आयशा का हाथ छोड़ दिया। वेद ने सिर हिलाया और धीरे से आयशा का हाथ छोड़ दिया। कई बार मैं मिस्टेक्स कर लेती हूँ, सॉरी। वह गगन के पास गया और कहा, मेरे पापा ने कई वर्षों तक डीमन बिस्टो के खिलाफ लड़ाई में सेना का नेतृत्व किया है, इसलिए अगर उसने कुछ भी गलत किया है तो वह मेरी बहन के प्रति लापरवाह था। ये शब्द सुनते ही गगन के चेहरे पर कुछ भाव आ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वेद अपने कुमार परिवार के साथ सीमा पार नहीं करना चाहता था। फिर भी उसने उसे पहले क्यों नहीं रोका? वह पहले ही जमीन पर रेंग चुका था और चेहरे पर 2 थप्पड़ खा चुका था। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ क्योंकि मैं शर्त हार गया हूँ, लेकिन मेरे परिवार के बुजुर्ग इससे आसानी से नहीं उभरेंगे क्योंकि उसके मेरे साथी का रूप धारण करने से अब मेरा नामांकन खत्म हो गया है। गगन ने अपना आत्मविश्वास वापस पा लिया था। उसे अपना चेहरा वापस लाना पड़ा। मेरे पिता के पास एक वोट है, मैं उन्हें बता दूंगा, आपके नुकसान के मुआवजे के रूप में, वेद ने विनम्र भाव से कहा। इन शब्दों से तुरंत भीड़ में हंगामा मच गया। जिनके पास वोट देने की क्षमता थी वे निश्चित रूप से देश के अधिकारी थे। यहाँ तक कि कुछ काउंसिलमैन या मैजिक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी यह गारंटी नहीं दे सके कि उन्हें वोट मिलेगा या नहीं। इस वेद की किस तरह की पृष्ठभूमि थी कि उसके पापा के हाथ में 2 वोट, 1 वोट था? क्या आप गंभीर हैं? गगन रावत की आंखें चमक उठी। यदि वह वोट सुरक्षित कर सका तो 3 थप्पड़ खाने के बाद भी वह विजेता बन जाएगा। सैन्य अकादमी के प्रतिनिधि के रूप में मेरे पास पहले से ही 4 वोट है, इसलिए मेरे पिता के वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेद ने कहा। जैसे ही उसने वाक्य पूरा किया तो भीड़ पागल हो गई। 4 वोट? उस आदमी के पास 4 वोट थे? वो असली अस्थायी उम्मीदवार थे। यहाँ तक कि आदर्श भी आश्चर्यचकित रह गया और उसने तुरंत उस भूरे रंग के युवा व्यक्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जिसका स्वभाव एक वास्तविक बैटल मैजिशियन जैसा था। यहाँ तक कि उनके जैसे विशेष व्यक्ति के पास भी केवल 3 वोट थे, जिससे वह आधा अस्थायी उम्मीदवार बन गया। उसे बताया गया था कि किसी और को पहले ही अंतिम उम्मीदवार के रूप में चुना गया था। फिर भी उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह आयशा का भाई होगा जो सैन्य अकादमी का प्रतिनिधित्व करेगा। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के उम्मीदवारों का चयन सैन्य अकादमी सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्रों में से किया गया था। गगन ने कहा, मैंने किसी को इसका जिक्र करते हुए सुना है। चूंकि आप ऐसा करने को तैयार है इसलिए मैं इस पर भी विचार करूंगा। वह इस प्रस्ताव से बहुत मुश्किल संतुष्ट लग रहा था। फिर भी उसका दिल पहले से ही जोर जोर से धड़कने लगा था। यहाँ तक कि सोने के 1000 टुकड़े भी वोट पाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। गगन को वोट के मूल्यों के बारे में अच्छी तरह से पता था। ओह, मैंने अभी तक यह नहीं कहा कि यह अभी भी है, वेद ने कहा।
अब तुम्हें क्या चाहिए? आदर्श के साथ मेरी शर्त के कारण मैं पहले से ही उसे मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारने की इजाजत दे चुका हूँ। हालांकि आप प्रसिद्ध परिवारों के बीच के नियमों को जानते हैं। उसने मेरा नामांकन गंवा दिया। हमारा रावत परिवार इससे आसानी से उबर नहीं पाएगा अगर यह आपके पिता के वोट के लिए नहीं होता, गगन ने कहा, जो डर गया था कि वेद अपने प्रस्ताव को वापस ले लेगा। वेद ने आयशा की ओर देखा जो अपना सिर हिला रही थी, उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि इसे गड़बड़ ना करे। हालांकि वेद ने बस मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। उसकी आंखें दो तलवारों की तरह थी जो आयशा से दूर जाते ही गगन पर वार कर रही थी। उस चकाचौंध को पाने के बाद गगन अचेतन रूप से कुछ कदम पीछे हट गया। मैं उसकी गलती के लिए आपके नुकसान की भरपाई कर सकता हूँ, फिर भी जो शब्द आपने उसे अपमानित करने के लिए कहे हैं, ऐसा महसूस हुआ जैसे वेद पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति में बदल गया था। उसके सामने शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। जैसे ही उसने अपने सामने हवा पकड़ी, गगन को एक अदृश्य हाथ से जमीन से ऊपर उठा लिया जो एक छोटे चूजों को पकड़ने से भी आसान था। गगन के पैर जमीन से हट गए जैसे उसके गले पर कोई चीज पकड़ रही हो। उसके चेहरे पर नीली नसें उभरने लगी। दृश्य का परिवर्तन इतना तेज था कि उनके आसपास की भीड़ तुरंत पीछे हट गई। वेद एक काले शैतान की तरह उस स्थान को नियंत्रित कर रहा था। उसने केवल अपना हाथ अपने सामने रखा हुआ था, फिर भी उसने पहले ही गगन रावत को जमीन से आधा मीटर ऊपर उठा लिया था। काली शक्ति बेतहाशा लुढ़की, इतनी ठंडी कि छात्रों को ऐसा लगा जैसे वे ठंडे पानी में भीगे हुए हो। अरे इसे रोको, कृपया यहाँ कोई परेशानी पैदा न करे। तीन रेफरी ने तुरंत हस्तक्षेप किया क्योंकि उन्हें जानलेवा ऑरा का एहसास हुआ। रेफरी में से एक पहले से ही वेद को रोकने के इरादे से एक स्टार पैटर्न बना रहा था। इससे आपका कोई मतलब नहीं। तीन रेफरी की दिशा में अपना दूसरा हाथ धकेलते हुए वेद ने उन्हें उड़ा दिया। ऊर्जा की एक अदृश्य लहर हवा में आगे बढ़ी और तीन रेफरी को 10 मीटर से अधिक दूर उड़ा दिया। यदि वे द्वंद्व युद्ध के मैदान पर अवरोध से नहीं टकराए होते तो बल उन्हें कुछ मामूली चोटें पहुंचाने के लिए पर्याप्त था। आदर्श और हिमांशी दंग रह गए। यदि वह व्यक्ति उम्मीदवार था तो इसका तात्पर्य यह था कि उसकी उम्र उनकी उम्र के करीब थी। इसके अलावा वह सैन्य अकादमी का छात्र था। इस बीच तीन रेफरी संभवतः एडवांस मैजिशियन थे। भले ही उन्होंने अभी तक एडवांस लेवल हासिल नहीं किया हो, वे इससे बहुत दूर नहीं होते, फिर भी वेद के नरम धक्का से वे इतनी आसानी से दूर हो गए। क्या आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, आप हमारे रावत परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे। गगन की आवाज कांप रही थी। जब कोई चीज उसके गले को जकड़ रही थी तो उसके लिए बात करना मुश्किल हो रहा था। अब परिवार के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे कुमार परिवार के सभी सैनिक हैं जो महान दीवार के उत्तर में मानवता के क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इकलौती बेटी जो सेना से जुड़ी नहीं है, उसे यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक में भेज दिया गया और यहाँ तक कि मेरे पिता ने भी उसे डांटने की कभी हिम्मत नहीं की। यदि यह सच नहीं होता कि तुम्हें मारने से मुझे विश्व कॉलेज टूर्नामेंट में अपना स्थान गंवाना पड़ता तो मैं तुम्हारे रावत परिवार के उन सड़े हुए अंडों को आकर तुम्हारी लाश वापस ले लेता। वेद की दहाड़ एक राक्षस की तरह थी जिससे भीड़ के कान गूंजने लगे। गगन रावत मौत से डर गया था, फिर भी वेद स्पष्ट रूप से एक निडर व्यक्ति था। वेद के पैरों के नीचे स्टार पैटर्न या स्टार ऑर्बिट जैसा कुछ टिमटिमा रहा था। गगन को जमीन पर ऐसे पटक दिया गया मानो उसे ऊपर से कोई बड़ा झटका लगा हो। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल बेशरम आदमी। गगन पर दबाव लगभग आधा टन वजन का था जिससे वह लगभग कुचल गया था। जमीन धंसकर मानव आकृति जैसी हो गई थी और किनारे किनारे खून बिखरा हुआ था। गगन इंटरमीडिएट लेवल के टॉप तक पहुंचने के बहुत करीब था, फिर भी वह वेद के खिलाफ लड़ने में पूरी तरह से असमर्थ था। यदि उसने अंत में अपना मैजिक इक्विपमेंट नहीं बुलाया होता तो दबाव ने उसे कुचलकर लुगदी बना दिया होता। वेद ने हमले में कोई दया नहीं दिखाई।
उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि क्या गगन के पास अभी भी उसके मैजिक इक्विपमेंट उपलब्ध है। यदि गगन का इक्विपमेंट अभी भी ठंडा पड़ा होता तो वह अब तक मर चुका होता। धूल के बादल के रूप में पाउडर सीमेंट हवा में बिखर गया। भीड़ शांत हो गई। किसी ने भी बाहर खड़े होकर हस्तक्षेप करने की हिम्मत नहीं की, ना ही उन्होंने गगन की जांच करने की हिम्मत की। वेद ने जो ताकत दिखाई थी वह उनके जैसे छात्रों के स्तर की नहीं थी। बहुत से लोग इसे नियंत्रित करते हुए भी नहीं देख सके। आदर्श ने धीरे से कहा, स्पेस एलिमेंट। आदर्श पूरी तरह से भ्रमित हो गया होता अगर उसने उग्र जादूगरनी को इसका उपयोग करते हुए नहीं देखा होता। आयामी प्रकार का मैजिक स्पेस एलिमेंट। समनिंग एलिमेंट को एक आयामी प्रकार का मैजिक भी माना जाता था, लेकिन केवल एडवांस मैजिशियनों के पास इसे अवेकनिंग करने का बहुत ही कम मौका होता था। एलिमेंट मैजिक सबसे आम था, जिसे हर कोई हाई स्कूल के दौरान सीखता था और थर्ड अध्ययन में सुधार जारी रखता था। हालांकि छात्र व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक और आयामिक मैजिक के बारे में भी सीखेंगे। बेसिक और इंटरमीडिएट मैजिशियनों के लिए व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक एंड आयामी मैजिक देखने का मौका पाना असामान्य था, और उनमें से स्पेस एलिमेंट सबसे दुर्लभ में से एक था। वेद का स्पेस एलिमेंट बहुत जबरदस्त था, यहाँ तक कि तीनों रेफरी भी दंग रह गए। आदर्श इस बात को लेकर काफी उत्सुक था कि जिस दूसरे व्यक्ति को अस्थायी उम्मीदवार के रूप में चुना गया था वह कितना सक्षम था। फिर भी जब अंततः उसे उस व्यक्ति से मिलने का मौका मिला तो वह व्यक्ति बिल्कुल अविश्वसनीय था। गगन जमीन में फंस गया था। निश्चित नहीं था कि वह मर गया था या जीवित था। हालांकि ऐसा लग रहा था कि उसने अपना आधा स्वास्थ्य वहीं खो दिया था। आदर्श ने आखिरकार लंबे समय के बाद अपने विचार एकत्र किए। उसे पता चला कि शैतान जैसा वेद अब एक प्यार करने वाला भाई में बदल गया है, जो अपनी बहन आयशा के सिर को सहला रहा है और उसके प्रति अपने प्यार को पूरी तरह से व्यक्त कर रहा है। क्या वह मर चुका है? आयशा ने धीरे से पूछा। अगर उसे जल्द ही इलाज नहीं मिला तो उसे ऐसा ही होगा, वेद ने उत्तर दिया। आदर्श एक हिंसक पक्षपाती वेद से पूरी तरह प्रभावित था। उसने तुरंत रेफरी की ओर देखा। रेफरी अभी भी अपनी घबराहट से उभरे नहीं थे। गगन को मैदान से बाहर खींचने में उन्हें काफी समय लगा और उसे जल्दी से अस्पताल भेज दिया गया। यदि ड्यूटी के दौरान किसी छात्र की मृत्यु हो जाती है तो उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी उठानी पड़ती। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, चलो चलते हैं, वेद ने अपने आसपास की ओर देखते हुए कहा। हालांकि उसके जाने से पहले आसपास के छात्र तुरंत गायब हो गए, इस डर से कि पागल कुछ शांत समय पाने के लिए उन्हें मिटा देगा। गगन के परिणाम को देखने के बाद हर्ष और ऋतिक दोनों को राहत मिली कि उन्होंने आयशा के प्रति द्वेष रखने के बावजूद उसे डांटा नहीं था। हर कोई एक साथ चला गया। वेद ने उन्हें कुछ पेय लेने के लिए आमंत्रित किया, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। वेद स्पष्ट रूप से शराबी था। इससे पहले कि वे शायद ही किसी बात पर चर्चा करते, उसने कुछ कटोरे खाली कर दिए। हालांकि वह उतना कठोर नहीं था जितना वह तब था जब वे उससे पहली बार मिले थे। एक सामान्य युवक से अलग नहीं था वह। शायद शराब पीने के दौरान ही वह एक सैनिक के कठोर स्वभाव को दूर करने में सक्षम था। ओह, तो आप आदर्श है? वेद ने आश्चर्य से आदर्श की ओर देखा। अब तक केवल 2 अनंतिम उम्मीदवार थे और उनमें से एक सैन्य अकादमी से वेद था। ऐसे में वेद काफी उत्सुक था कि दूसरा व्यक्ति कौन था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वह लड़का उसकी बहन का घरवाला निकला, मतलब रूममेट। आदर्श ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मुझे पता होता कि उसका आपके जैसा भाई है तो मुझे इसकी परवाह नहीं होती। जब अपनी बहन का बदले लेने की बात आई तो वेद और भी क्रूर था। यह वैसा नहीं है, तुमने इसे एक दोस्त के रूप में किया, मैंने इसे उसके भाई के रूप में किया। वेद ने अपना सिर हिलाते हुए सख्ती से कहा। ठीक है, आदर्श केवल कुटिलता से मुस्कुरा सका। वेद के तर्क के आधार पर अगर आयशा के हर दोस्त और रिश्तेदार को गगन को सबक सिखाना था तो उसे ऐसा करने के लिए कितनी बार मरना होगा। किसी भी तरह मैं आपसे मिलकर खुश हूँ। मैं अपनी टीम के प्रति बहुत सख्त हूँ। मैं केवल ताकत नहीं देखता बल्कि किसी के साहस और चरित्र को भी देखता हूँ। ऐसा लगता है कि आप योग्य है, वेद ने कहा। आपकी टीम?
हिमांशी ने तुरंत दोहराया। वेद एक पल के लिए चौंक गया, इससे पहले कि उसने जल्दी से अपना हाथ लहराया और विषय बदल दिया। ऐसा लग रहा था कि वेद ने कुछ शराब पीने के बाद कुछ जानकारी लीक कर दी थी। आदर्श बेवकूफ नहीं था, वह तुरंत वेद के शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गया। यह लड़का राष्ट्रीय टीम का कप्तान था। न केवल वह एक अस्थायी उम्मीदवार था, बल्कि उसे एक भूमिका भी दी गई थी। दूसरे विचार पर यह किसी आश्चर्य से बहुत दूर था। सैन्य अकादमी का यह लड़का नियमित रूप से जीवन और मृत्यु की सीमाओं के बीच घूमता रहता था। इस प्रकार वह निश्चित रूप से लड़ने में बहुत अनुभवी था। आदेश देने और अनुशासन देने की उनकी क्षमता निश्चित रूप से बाकी छात्रों से अलग होगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि वह उसी उम्र के अन्य लोगों की तुलना में अधिक मजबूत था और उनका रहस्यमय स्पेस एलिमेंट। यदि उसके जैसा कोई व्यक्ति राष्ट्रीय टीम का कैप्टन होगा तो आदर्श विश्व कॉलेज टूर्नामेंट के लिए काफी उत्सुक था। वह कितने अद्वितीय प्रतिभावानों और मजबूत विरोधियों से मिलेंगे। कुछ समय बाद आयशा अपने भाई को शंघाई में एक साथ कुछ समय का आनंद लेने के लिए खींच ले गई। वेद अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद अपनी बहन से मिलने आया था, इसलिए दूसरों का उन्हें परेशान करने का कोई इरादा नहीं था। आदर्श अपने अपार्टमेंट में वापस आने के बाद वह सोफे पर बैठ गया और खुद से बुदबुदाया, किसने सोचा होगा? किस बारे में? समायरा भूत की तरह बार के पीछे से बाहर आई। उसके पीले हाथ में चमकदार लाल वाइन का गिलास था। ओह, क्या आप आयशा के भाई को जानते हैं? आदर्श ने कहा। क्या आप वेद की बात कर रहे हैं? समायरा ने पूछा। उसकी आवाज में बहुत सम्मान था। हाँ, वह आदमी बहुत मजबूत है। वास्तव में जब मैं छोटी थी तो मैंने उसके बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी। वह पागल है। वह सैन्य एकेडमी में गया, बहुत सारे डिमन बिस्टों को मार डाला और फिर भी हम छात्रों की तुलना में बहुत अधिक मजबूत था, जिन्होंने कल्टीवेशन करने में बहुत समय बिताया। सुमायरा काफी थकी हुई लग रही थी। वह दूसरे सोफे पर बैठ गई और गिलास एक तरफ रख दिया। तुम्हें शराब पीने से क्या परेशानी है? आदर्श ने पूछा, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि सुमायरा के बारे में कुछ सही नहीं लग रहा। सुमायरा ने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी और आह भरते हुए कहा, और क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि मैं नामांकन सुरक्षित कर पाऊंगी। इसके बिना मेरा परिवार मुझ में आगे निवेश नहीं करेगा। सुमायरा ने एक और घूंट लिया। उसे आश्चर्य हुआ। आदर्श ने चुपचाप गिलास ले लिया और उसे खाली कर दिया। सुमायरा की आंखें थोड़ी शर्मिंदगी के साथ चौड़ी हो गई। यह बेशरम आदमी, वो उसका इलाज था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।